तो दोस्तों आज तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र और मृदा एवं उनका अपरदन। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। जो आप ये तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइट का है, बाकी आप यहाँ से देखिए क्या है उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। पहला आप ये देखेंगे पश्चिम की तरफ से पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण पश्चिमी मैदान अर्ध शुष्क मैदान। ठीक, तो पश्चिम की तरफ से 3 है, पश्चिम में 3, पश्चिम हो गया, मध्य पश्चिम हो गया और दक्षिण पश्चिम का अर्ध शुष्क। जब आप दक्षिण और पश्चिम में आएंगे उत्तर प्रदेश के तो वो अर्ध शुष्क है। अब पूर्वी भाग से देखते हैं, पूर्वी में 2 मैदान है, उत्तर पूर्व और पूर्वी मैदान। ठीक, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान। नीचे के 2 जलवायु क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड और विंध्यन। यहाँ विंध्याचल की पहाड़ी पड़ती है और विंध्याचल धाम भी पड़ता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा आदि क्षेत्र। ठीक, तो पश्चिम का 3 हो गया, पूरब का 2 हो गया, नीचे विंध्यन और बुंदेलखंड हो गया। अब तराई और मध्य का मैदान 2 बचता है। तो तराई बेल्ट आप जानते ही हैं, सहारनपुर से लेके ये पूरा हिमालय के नीचे की पट्टी जो है वो तराई है और बीच में सेंट्रल यूपी बसता है, मध्य यूपी, जो कानपुर, लखनऊ, यहाँ थोड़ा सा प्रयागराज का हिस्सा पड़ता है, ये क्षेत्र सीतापुर, हरदोई, तो ये है सीतापुर, हाँ सीतापुर, तो ये है मध्य मैदान। अब हम सबसे पहले इस पश्चिमी मैदान क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र पश्चिमी मैदान। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्ध इन द सेंस पैसे के मामले में और विकसित माना जाता है। ठीक है, आधुनिक कृषि तकनीकों और उच्च उत्पादकता के लिए जाना जा सकता है। यहाँ हाई यील्ड होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा अधिक है, मशीनें अधिक हैं, विकसित क्षेत्र है, ऐसा कुछ। भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे तो मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। ठीक, ये सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल का कुछ पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मुजफ्फरनगर, यहाँ सहारनपुर, ये मेरठ और शामली और ये बागपत। ठीक, तो आप ये देखेंगे ये वाला बेल्ट है, इसको कहेंगे पश्चिम मैदान। ठीक, जलवायु क्षेत्र यह गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो पश्चिम मैदान जो है अब उत्तर प्रदेश का, यहाँ से निकलेगी गंगा जो बिजनौर से होकर जाएगी, यहाँ से निकलेगी यमुना जो सहारनपुर से होकर जाएगी, तो दोनों के बीच में जो बढ़ता है वो है गंगा और यमुना का दोआब। ठीक, ऐसे आप देंगे, यहाँ से यमुना जा रही है, यहाँ से गंगा जा रही है। ठीक, और ये क्षेत्र जो है ये पश्चिम का मैदान है। ठीक, सहारनपुर शामली वाला। फिर आप तापमान देखेंगे, ग्रीष्मकाल में यहाँ अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाका जो भी है वो अत्यधिक गर्म होता है, पश्चिमी और दक्षिणी इलाका। ठीक, गर्मी अधिक होती है और यही पश्चिमी इलाका अत्यधिक ठंडा भी होता है ठंडी के महीने में, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड पड़ता है और उत्तराखंड में अगर बर्फ़बारी होगी तो सीधा असर उसके पश्चिमी इलाकों पर पड़ता है। ठीक, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 700 mm से 1000 mm, यानी कि 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर। पूरे प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो 91 सेंटीमीटर है और देश की 125। ठीक, तो आप अक्सर देखेंगे कि 70 से लेके 100 सेंटीमीटर की वर्षा मतलब औसत से थोड़ा कम होता है पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा। इस क्षेत्र में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। मानसून के अलावा मानसूनी समय जो होता है सितंबर से लेकर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, उसके अलावा यहाँ सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है। ठीक है, गेहूं का फसल कब होता है? अक्टूबर में बोया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, रबी की फसल है गेहूँ की। तो अगर आप ठंडियों में यानी दिसंबर और जनवरी में एक हल्की बारिश पाते हैं तो किसानों को सिंचाई नहीं करना पड़ता। ये तो पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज़्यादा आता है कहाँ पे? उसका असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ही पड़ता है।
अब यहाँ की मृदा कैसी है आपने जाना, क्या जलवायु कैसी है, वहाँ वर्षा होगी 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, क्षेत्र आपने जाना पश्चिमी इलाका, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर ये क्षेत्र है। दोमट और बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अगर आप मिट्टियों के बारे में जानना चाहें सबसे पहले हम मिट्टी 3 तरीके से बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगी दोमट मिट्टी और ये है चिकनी मिट्टी और यहाँ पे आएगी बलुई मिट्टी। ठीक, तो अगर ये सबसे महीन कण पाए जाते हैं, दोमट चिकनी मिट्टी में सबसे महीन कण पाए जाते हैं और बलुई मिट्टी के कण सबसे मोटे होते हैं और दोमट उन दोनों के बीच में होता है। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है आपका दोमट मिट्टी पाई जाती है और बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ये वाले बेल्ट और कुछ बीच में पूरा बलुई भी नहीं पाई जाएगी, तो बलुई दोमट मिट्टी यानी कि यहाँ पे आपका आएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये बेल्ट। ठीक, वर्षा से गहन कृषि के कारण यहाँ मिट्टी कहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिससे किसानों को उर्वरकों का इस्तेमाल। गहन कृषि के कारण यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, जिससे किसान के लिए उर्वरक का इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो पंजाब से आपने देखा था, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने हरित क्रांति का इस्तेमाल किया था और उन्हीं से सटे तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है। तो ये लोग भी गहन कृषि करते हैं और इनके भी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। अब क्या करेंगे किसान, उर्वरक डालेंगे, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक, अब कृषि पद्धति क्या है, मुख्य फसलें, पश्चिमी मैदान को उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट कहते हैं। ठीक, पश्चिमी मैदान को उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट कहते हैं। यहाँ नगद फसलें गन्ना, गेहूँ और चावल, मतलब दाल रोटी या चावल रोटी खाएंगे, और मक्का और सरसों, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये पंजाब वालों की तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश भी लगता है। बागवानी, आम है फेमस, और यहाँ का आम कौन सा है, रटौला। रटौला, पश्चिमी लोग बहुत ज़्यादा रट के आम खाते हैं। और दशहरी आम, सब्जियों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध, सब्जियाँ होंगी ही होंगी उत्तर प्रदेश में कहीं भी। अगर आप दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दें, ये दक्षिणी बेल्ट छोड़ दें, तो कहीं भी सब्जियां उत्पादित होती रहती हैं। उन्नत कृषि पद्धति, पशुपालन के लिए उन्नत, मुर्रा भैंसों का पालन, और यह क्षेत्र दुग्ध उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो पश्चिमी क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा, पहली बात, यहाँ आपको दोमट से बलुई मिट्टी मिलेगी, 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। ठीक है, मिट्टी हो गई। सहारनपुर, मेरठ ये क्षेत्र होगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी। जल निकासी के लिए अच्छी मृदा है। रटौला आम, दशहरी आम, और दूध उत्पादन के लिए मुर्रा भैंस है। कौन सी भैंस, मुर्रा भैंस। रटौला और दशहरी आम। ठीक, गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाएगा। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जो है ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। ये है यमुना नदी, ठीक, और ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी के इधर से अपर गंगा, ऊपरी गंगा नहर, और यमुना नदी का ये पूर्वी हिस्सा, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर यहाँ इस बेल्ट को सिंचाता है सिंचाई के लिए। अगर आप ऊपरी गंगा नहर से देखना चाहेंगे तो ये हरिद्वार के उत्तराखंड के समीप भीमगोड़ा बैराज से निकल के गंगा के दाहिने किनारे से, ठीक है, गंगा ऐसे जाती है इसके दाहिने किनारे, ठीक से ये जाता है और अलीगढ़ के नानऊ तक जाता है। तो हरिद्वार के भीमगोड़ा से अलीगढ़ के नानऊ तक जाता है और कुछ इसकी शाखाएं कानपुर से इटावा की ओर विभाजित हो जाती हैं। और पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर ज़िले से यमुना नदी के बाएं तट से, किधर, इधर बाएं तट से, ठीक। ये था अपर गंगा नहर था गंगा के दाहिने तट से, लेकिन पूर्वी यमुना नहर है यमुना के बाएं तट से, ठीक है, सहारनपुर से निकलती है
ताजे वाला बैराज या हथनी कुंड बैराज नाम जाना जाता है। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, यह है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बाद आता है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जो मध्य की ओर खिसका है, उत्तर प्रदेश के मध्य की ओर, लेकिन अभी भी पश्चिम में है, ठीक है। तो यह कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ आप जानें कि खेती यहाँ अच्छी खासी होती है, और इसको कहते हैं रुहेलखंड मंडल, ठीक है। अगर पूछा जाए रुहेलखंड किसे कहते हैं, तो आप ये याद करिएगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहाँपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, पीलीभीत, ठीक। जैसे यहाँ पे था पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, ये बेल्ट पड़ता है, जो न पूरा पश्चिम में ही है ये, और थोड़ा सा पश्चिम से मध्य की ओर आता है ये बेल्ट, ठीक। अब यहाँ की मृदा कैसी है? मृदा है जलोढ़, जो नदियों द्वारा जाया गया जमा किया है। अब आप देखेंगे कि ये है दोमट मृदा और मटियारी मृदा, यानी कि दोमट बीच में था और मटियारी यानी चिकनी मिट्टी किनारे था। तो दोमट से चिकनी मिट्टी की तरफ है मध्य पश्चिम वाले क्षेत्र, ठीक है। इसमें फास्फोरस और पोटास की मध्यम मात्रा पाई जाती है। पीलीभीत और शाहजहाँपुर, जो इसका पीलीभीत जिला और शाहजहाँपुर जिला, पीलीभीत के नीचे ही है शाहजहाँपुर, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। और नमी क्यों है? क्योंकि इससे तराई क्षेत्र का प्रभाव पाया जाता है। इसका तराई क्षेत्र के आसपास होने के कारण मध्य पश्चिमी मैदान के पीलीभीत और शाहजहाँपुर में भी नमी की मात्रा यहाँ की मिट्टियों में अधिक होता है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तापमान 40 सेंटीग्रेड से ऊपर, जबकि शीतकाल में पाला गिरने की संभावना बनी रहती है। ये भी जो पश्चिमी क्षेत्र था, कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसके ही बगल था मध्य पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पे भी उत्तर में उत्तराखंड है, तो बर्फ़ की पहाड़ियों पे बर्फ़बारी का असर पड़ता रहता है। तो गर्मी में 40 सेंटीग्रेड और ठंडी में पाला या शीतलहर पड़ता रहता है। यहाँ पे है 80 से 110 सेंटीमीटर, जबकि इसके पश्चिम आप जाएंगे, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में था 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ने पे वर्षा अधिक हो गई। कृषि और प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, तिलहन, सरसों, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पश्चिम का था वही यहाँ पे भी पश्चिम और मध्य पश्चिम में भी समान है। गेहूँ धान आई है, गन्ना आई है, सरसों आई है, मक्का आई है, सब ठीक वही है। गन्ना मुख्य नगदी फसल है, उसको तो पश्चिम को गन्ना का बेल्ट कहा जाता था, गन्ना बेल्ट। चीनी मिलें हैं। मेंथा यानी पुदीना की खेती बरेली और रामपुर ज़िले में पूरे भारत में अग्रणी बन के उभरा है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंथा की खेती, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी बन के उभरा है, वो है बरेली और रामपुर, ठीक है ना। बरेली की बर्फ़ी खा के रामचंद्र जी से मुराद मांगी थी। बरेली, रामपुर और मुरादाबाद, ये तीनों साथ थे। तो बरेली की बर्फ़ी खा के रामपुर से मुराद मांगी थी, भैया मेंथा की खेती करा दो। सिंचाई के साधन, रामगंगा नहर प्रमुख नहर प्रणाली है। निजी नलकूप, सब लोग अपना बोरवेल कराते हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की खासियत है। नदियां हैं रामगंगा, कोसी, गंगा, जलापूर्ति के लिए मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में सहायक हैं, ठीक है। ये रामगंगा नहर क्या है? ये इधर से यमुना नदी निकली, ये गंगा नदी निकली, और इसी में आती है रामगंगा, जो कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है। तो यहीं का नहर है जो पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन के लिए। तो हम तीसरा देखते हैं, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में भी पड़ेगा और पश्चिम में भी पड़ेगा, और ये आधा सूखा भी है। तो पूरी तरीके से शुष्क नहीं है कि रेगिस्तान बन जाए, यहाँ पे ऐसे धूल और बालू के बरखान पाए जाएंगे, रेगिस्तान पाए जाएंगे, लेकिन ये अर्ध शुष्क है, ठीक। दक्षिण और पश्चिम में जब आप आएंगे, ठीक है ना, दोनों अपोजिट, उत्तर दिशा का अपोजिट दक्षिण और पूर्व दिशा का अपोजिट पश्चिम, यहाँ पे आपको आधा सूखा मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, ये सबसे चुनौतीपूर्ण है लेकिन विशिष्ट क्षेत्रों में, ठीक है। भौगोलिक रूप से राजस्थान के समीप है, इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र के पास होने के कारण, और यमुना नदी यहाँ आसपास स्थित है। अब इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि आपका दक्षिण पश्चिमी बेल्ट किन किन जिलों में पाया जाएगा। तो आप आगरा, मथुरा जान ही रहे हैं, जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। चूँकि मिट्टी बलुई है, तो राजस्थान से जुड़े हुए दो ज़िले जो हैं, आगरा और मथुरा, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इनके बाद मैनपुरी, ऊपर जाएंगे एटा, अलीगढ़ और हाथरस, ठीक है। ये बेल्ट पूरा, ये
दिल्ली से नीचे उतरेंगे जैसे, तो ये अलीगढ़, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, ये बेल्ट। ठीक। अब यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु और वर्षा के बारे में देखने के लिए ये अन्य भागों की तुलना में अधिक कठोर और शुष्क है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा सबसे कम होगी। ठीक, 60 से 80 सेंटीमीटर। मथुरा जिला राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे होता है 54 सेंटीमीटर बारिश, 54.4 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश की कहाँ होती है? मथुरा में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। यहाँ पे था 184 दशमलव समथिंग 6 या 4। ठीक, तो गर्मियों में तापमान बहुत अधिक रहेगा ही रहेगा। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ठीक है, राजस्थान की निकट है राजस्थान के, तो धूल भरी गर्म हवाएं और लू अधिक चलेंगी। तो ज़्यादा कुछ क्लाइमेट और वर्षा आप जानिए कि वर्षा सबसे कम होगी, क्लाइमेट शुष्क होगा, कठोर होगा, वर्षा होगी नहीं, सबसे कम वर्षा होगी। और राजस्थान के पास है तो गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी, धूल भरी लू भी चलेगी। ठीक, तो इतने कठोर जलवायु के बाद यहाँ की मृदा कैसी बन जाती है, मिट्टी कैसी होती है? तो यहाँ की मिट्टी बलुई और रेतीली होती है। ठीक है, बलुई, दोमट और रेतीली। तो हमने 3 देखा था, इधर थी चिकनी, इधर थी दोमट, इधर थी बलुई। तो बलुई दोमट बीच में आएगी और रेतीली, यानी कि एकदम रेतीली के क्षेत्र का ये है मृदा, यहाँ खिसक आएगी। ठीक है, पानी है नहीं तो रेतीली हो जाएगी या बलुई दोमट हो जाएगी। ठीक, खारापन अधिक होगा, क्षारीयता। आप एक ट्रिक याद कीजिए कि जहाँ पे भी दलदली ज़मीन होगी, जहाँ पे पानी अधिक होगा, ठीक है, पानी फंसेगा, जैसे तराई बेल्ट, वहाँ मृदा अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जहाँ पे शुष्क होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगी, शुष्क क्षेत्र होगा, वहाँ पे मृदा हो जाएगी क्षारीय। ठीक, वहाँ पे लवण की मात्रा अधिक होगी। तो साल्ट या लवणीय प्रकार की मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे वर्षा कम होगी, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक, तो खारापन रहेगा क्योंकि लवणता है, क्षारीयता रहेगी। रेह या ऊसर भी कहते हैं, रेह या ऊसर, सिंचाई के साथ लवण सतह पर आ जाते हैं। ये क्या होता है कि जैसे आप शुष्क क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो नीचे जो सॉल्ट बैठे रहते हैं, सॉल्ट का पैन रहता है, नमक की एक परत जमी रहती है ज़मीन से थोड़ी नीचे, कुछ दूर नीचे पे यहाँ नमक की या लवणों की परत जमी रहती है। ठीक, तो जब आप सिंचाई करते हैं तो ये घुल घुल के ऊपर आ जाते हैं। कैपिलरी एक्शन पढ़े होंगे फिजिक्स में, केशिकत्व का सिद्धांत। क्या? केशिकत्व का सिद्धांत। जैसे आप ये केशिकत्व का सिद्धांत आप वहाँ पढ़े होंगे, जैसे निब, पेन की निब से स्याही आना, या फिर दिया में जो आप रुई डालते हैं उससे तेल निकल के आना, ऐसा केशिकत्व का सिद्धांत होता है। तो केशिकत्व के सिद्धांत से ही लवण जो है वो ऊपर आ जाते हैं सिंचाई करने के बाद। तो यहाँ बहुत लवणीय या क्षारीय मृदा हो जाती है। ठीक है, अब तेज हवाओं के कारण और वर्षा कम के कारण वायु अपर्दन होगा, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है। ठीक है, पानी रहेगा नहीं, हो जाएगा सूखा, और तेज़ हवाएं आएंगी और मिट्टी को उड़ा के लेके चली जाएंगी। तो इतने हार्श क्लाइमेट और कठोर क्लाइमेट और ऐसी मृदा जो थी बलुई से दोमट और रेतीली मृदा में क्या क्या फसलें उगेंगी? ठीक है, ऐसी फसलें जिन्हें सिंचाई की आवश्यकता कम हो, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर। ये मक्का, अरहर, बाजरा, ज्वार, ये याद ही कर लीजिए कि इनको कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। गेहूँ, सरसों और जौ। ठीक है, यहाँ पे धान नहीं होगा, यहाँ पे गन्ना नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर दक्षिण के बेल्ट देखिएगा या बुंदेलखंड का या विंध्य क्षेत्र का, तो यहाँ याद कर लीजिएगा कि इस क्षेत्र में धान और गन्ना नहीं होगा, धान और गन्ना ऊपर। ठीक, केवल और केवल। अब आगरा कैनाल और निचली गंगा नहर प्रमुख सिंचाई के साधन है। ऊपरी गंगा नहर क्या था? पश्चिमी क्षेत्र में था, और निचली गंगा कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है, और आगरा कैनाल है। ठीक है, यहाँ कई स्थानों पर खारा पानी है जो खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है, नहरों पर निर्भरता अधिक रहती है। तो अगर इतना खारा ज़मीन है, इतनी खारी मिट्टी है, तो नीचे का जो पानी भी है ना अगर आप बोरवेल करके निकालेंगे तो वो भी खारा ही मिलेगा। जैसे आप दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ का पानी देखे होंगे, बोरवेल से निकलने के बाद 150 फीट पे भी मीठा पानी नहीं मिलता है। जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश के आप पूर्वी इलाकों में जाएंगे, उत्तरी इलाकों में जाएंगे,
40 फीट पे ही आपको मीठा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। ठीक, तो आप अगर नलकूप से भी निकालेंगे तो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होगा, आपको नहरों की पानी पे ही डिपेंड रहना पड़ता। अब ये देख लीजिए निचली गंगा नहर, ये कहाँ थे? बुलंदशहर का नरोरा सुना है आप? ये तो बहुत फेमस है पावर प्लांट के लिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कानपुर और इटावा और मैनपुरी, तो बुलंदशहर से निकलती है और कानपुर, इटावा और मैनपुरी तक जाती है। और आगरा नहर क्या है? दिल्ली के ओखला बैराज से निकलती है फरीदाबाद, यानी दिल्ली के दक्षिण देख रहे हो, फरीदाबाद, गुड़गांव, फिर वहाँ से होते हुए मथुरा आती है और राजस्थान के भरतपुर में चली जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र 2 नदियाँ, निचली गंगा नहर और आगरा नहर, आगरा में है ये बेल्ट, तो आगरा की एक नहर रहेगी और गंगा का निचला हिस्सा रहेगा। ये इनकी सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई कृषि जलवायु क्षेत्र अपनी विशेष भौगोलिक बनावट तो और अत्यधिक उत्पादकता के लिए जाना जाएगा। उत्पादकता कहाँ पे? तराई क्षेत्र में बहुत अधिक होगी। क्यों? क्योंकि पानी अधिक है, वर्षा अधिक है, मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाएंगे, तो मिट्टी भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, तो उत्पादकता अधिक होगी ही होगी। भौगोलिक विस्तार देखते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा के साथ स्थित है। उत्तर प्रदेश की ये उत्तरी सीमा सहारनपुर से लेके और महाराजगंज तक, ये पूरा बेल्ट, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र क्या था? अभी आगे पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में नदियाँ कैसे भूमिगत होती हैं और पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। बस ये याद करिए कि तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ कृषि और फसलें कौन कौन सी होंगी? धान और गन्ना। ठीक, पहले आपको बताया था उत्तरी क्षेत्र में धान और गन्ना अधिक होगी। गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, चीनी मिलों का घना जाल है, और गन्ना का बेल्ट पश्चिमी को कहा जाता था। ठीक, गेहूँ, रबी के मौसम में गेहूँ भी अच्छी पैदावार होगी। जूट, पूर्वी तराई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जूट की भी खेती की जाती है, तो वो तो नगण्य है, तो ज़्यादा आप जानिएगा ना, लेकिन होता है। ये तराई क्षेत्र का जो पूर्वी बेल्ट है, पूर्वी क्षेत्र, तराई का पूर्वी बेल्ट जो है, यहाँ पे जूट की खेती थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक, वनस्पति और जैव विविधता, घने वन, साल, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि तराई क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सेमल, साखू और हल्दू। ठीक, यहाँ घासें बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, पिछले लेक्चर में। और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, तो साल के वन पाए जाएंगे। दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। अब कैसे याद करेंगे जानते हैं? खीर बनाओ दूध से, तो दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस क्षेत्र की किसी जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि तराई क्षेत्र में यहाँ की जलवायु और वर्षा कैसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक जाती है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में कितना था? 70 से 100, यहाँ था 80 से 110, यहाँ था केवल 70 या 60-70, लेकिन यहाँ आप जाएंगे 120 से 150 सेंटीमीटर तराई बेल्ट में। ठीक, जबकि राष्ट्रीय औसत 125 ही है और उत्तर प्रदेश का औसत 91, यानी कि तराई क्षेत्र को बढ़िया पानी पाता है वर्षा से। भारी वर्षा और घने जंगल के कारण यहाँ वर्ष भर नमी रहेगी। ठीक है, नमी बनी रहेगी क्योंकि जंगल भी है, तो पत्ते सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट सीधे आने से रोक लेंगे, तो वाष्प उत्सर्जन होगा नहीं, नमी बनी रहेगी। गर्मियाँ मध्यम होंगी, लेकिन सर्दियाँ तराई क्षेत्रों में काफ़ी ठंड और कोहरा रहता है। तो तराई क्षेत्र भी हिमालय की तलहटी का है, तो ठंडियाँ पड़ेंगी, कोहरा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दलदली ज़मीन है, पानी की उपस्थिति रहती है, तो तराई कोहरा ठंडी में आ ही जाएगा। मृदा देखते हैं कैसा पाया जाता है। बारीक जलोढ़ और चिकनी दोमट मिट्टी है। अब देखिए, ये चिकनी मिट्टी हुई, ये दोमट मिट्टी हुई, ये बलुआ मिट्टी हुआ, ये सबसे महीन, ये थोड़ा मोटा, ये सबसे ज़्यादा मोटा। तो दोमट से चिकनी के बीच में चिकनी दोमट मिट्टी और बारीक जलोढ़। जलोढ़ मृदा कहाँ से मिलती है? जो नदियाँ अवसाद के रूप में लाती।
मिट्टी में जैविक पदार्थों, ह्यूमस की अधिकता और नाइट्रोजन की प्रचुरता होगी, इससे प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती हैं। ठीक है, नेचुरली उपजाऊ होती हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टी प्राकृतिक रूप से ही उपजाऊ होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और ह्यूमस माने ये जैविक पदार्थ, क्योंकि घने जंगल होंगे तो पत्ते खूब ढेर सारे गिरेंगे और ढेर सारे यहाँ जीव जंतु होंगे जो इन जंगलों में निवास करेंगे, अपना भोजन करेंगे और अपशिष्ट त्याग करेंगे, फिर मर जाएंगे। तो यानी ह्यूमस तो खूब मात्रा में यहाँ रहेगा, जीव जंतुओं के अपशिष्ट। नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में हो जाएगा तो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ हो जाएगी। यहाँ जल निकासी की कमी के कारण जल भराव रहता है। दलदली भूख, तराई क्षेत्र सब ये निम्न इलाका है, तो इधर से पहाड़ों से पानी आएंगे और इधर पठारी क्षेत्र ऊंचा है तो बीच में ये बेल्ट पड़ता है, तो जल निकल पाता नहीं, तो जल भराव हो जाता है, तो दलदली भूमि बनेंगी। अब देखेंगे उत्तर और पूर्व में मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, उत्तर और पूर्व का मैदान ये पाया जाएगा यहाँ, जो उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से ठीक उल्टा। यह क्षेत्र पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से को कवर करता है। पूर्वांचल का उत्तरी हिस्सा, नदी रहेंगी, भारी वर्षा रहेगी, सघन कृषि प्रणाली रहेगी। क्यों? क्योंकि अच्छी मृदा होगी, अच्छी वर्षा होगी। अब इसके भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। नेपाल की सीमा और बिहार के पश्चिमी भागों से सटा हुआ, डायरेक्ट बाय ऊपर नेपाल है, पीछे इधर पूरब में बिहार है, तो बिहार का पश्चिमी भाग, नेपाल का दक्षिणी भाग इससे सटा हुआ रहेगा। प्रमुख हैं गोरखपुर, देवरिया योगी बाबा का, देवरिया, कुशीनगर महाराजगंज ये बुद्ध भगवान का, बस्ती ये रामचंद्र जी के गुरु जी का है, वाशिष्ठी, महाराजगंज सिद्धार्थनगर, यहाँ तो सिद्धार्थ पिपरहवा है ना, कपिल वस्तु, इसलिए संत कबीर नगर और गोंडा, तो बड़े बड़े महान लोगों का नाम है। संत कबीर नगर का सिद्धार्थ, यहाँ वाशिष्ठी, कुशीनगर यहाँ तो मृत्यु ही हुई, देवरिया नहीं पता, लेकिन गोरखपुर योगी आदित्यनाथ, तो गोंडा, ये इलाका उत्तर और पूरब का फेमस। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी और वर्षा कैसी होगी? यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होती है, वर्ष भर नहीं, यहाँ भारी वर्षा होती है। मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर, और हमने तराई का कितना पढ़ा था? 120 से 150 पढ़ा था। ठीक, और पश्चिम का कितना पढ़ा था? पश्चिम मैदान में, पश्चिम का मैदान जो था वो 70 से 100 था, लेकिन पूरब का मैदान 100 से 120 हो गया। ठीक, गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर पड़ा था पिछली क्लास में। आर्द्र जलवायु रहेगी क्योंकि वर्षा अधिक होगी, उच्च तापमान और मानसून, अत्यधिक उमस बनी रहेगी। भैया वर्षा अधिक होगी, तापमान ऊंचा होगा तो उमस रहेगी। ठीक, मृदा कैसी है? जलोढ़ मृदा है, जिसे घाघरा, राप्ती और गंडक जैसी नदियां बहा के लाई हैं। अब देखो ये है उत्तर प्रदेश अपना, क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ से निकलेगी घाघरा, ऐसे जाएगी बलिया से होकर निकल जाएगी, राप्ती आएगी गोरखपुर से होते हुए, और गंडक, बूढ़ी गंडक, वैसे गंडक तो कुशीनगर से जाती है, वो बिहार में घुस जाती है, खाली कुशीनगर टच करती है बस। तो ये सब नदियाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को सिंचित करती हैं और जलोढ़ मृदा इनके लिए ला के देती हैं। ठीक, मिट्टी तो जलोढ़ मृदा हो गई। और भाट, क्या? भाट मृदा, ये क्या होता है? भाट मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, कैल्शियम। कुछ कमियां, जल भराव क्षेत्र के कारण मृदा में अम्लीयता की समस्या देखी जाती है। मैंने ट्रिक क्या बताया था? जहाँ जल भराव होगा वहाँ की मिट्टी होगी एसिड। बैटरी वाला पानी याद कीजिए कि बैटरी में पानी था तो एसिड भरा रहता था, लेकिन अगर वो सूख गया, किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पे क्षारीय मृदा होगी। तो अम्लीय और क्षारीय ये दोनों आप याद रखिए, अम्लीयता की समस्या देखी जाएंगी। तो अब हम देखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन सी कृषि। तो कृषि कह रहे हैं अत्यधिक वर्षा है, उपजाऊ मृदा है, साल में 3 फसलें लेंगी, पूरा फूल वसूल। तो धान, गेहूँ, गन्ना। ठीक है, धान और गन्ना तो तराई क्षेत्र या उत्तरी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग का एकदम वो है, टैग है। यहाँ काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में, ठीक है, ये सिद्धार्थनगर का OPOD भी है, और इसको GI टैग भी मिला हुआ है काला नमक चावल का। खुशबू और पोषण, यहाँ काफ़ी खुशबूदार होता है काला नमक चावल।
तो सिंचाई के साधन में आप लिखेंगे राप्ती, बूढ़ी गंडक और घाघरा। आपको बताया है ना, घाघरा जाएगी, राप्ती जाएगी, बूढ़ी गंडक जाएगी। गंडक नहीं जाएगी, केवल कुशीनगर से होकर गंडक बिहार में घुस जाएगी, लेकिन बूढ़ी गंडक यहाँ महाराजगंज है ना से होकर देवरिया तक जाएगी। गोरखपुर से ऊपर महाराजगंज से निकलेगी और देवरिया होते हुए बिहार में निकल जाएगी बूढ़ी गंडक। गंडक नहर प्रणाली है, सिंचाई का अच्छा स्रोत है और भूजल स्तर ऊपर है। ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की तरह नहीं है कि जहाँ भूजल स्तर नीचे है और खारा पानी निकलता है। भूजल स्तर ऊपर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो नलकूप का भी प्रयोग हो बड़े पैमाने पर। मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र, यह उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, गंगा के मैदान का हृदय स्थल। अब ये है उत्तर प्रदेश का हार्ट, दिल, मध्य मैदानी, मध्य के मैदान, ठीक, दिल, गंगा, यमुना, दोआब। अब भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और हरदोई। यानी कि आप ऐसे देखेंगे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, ये सब और आपको मध्य मैदान में ही मिलेंगे। मृदा की विशेषता क्या होगी? जलोढ़ मृदा, जाहिर सी बात है, गंगा का अपना हृदय है तो गंगा मृदा को जलोढ़ तो बनाए रखेगी। दोमट से मटियारी दोमट, ये है दोमट नहीं, ये है चिकनी, ये है दोमट और ये है बलुई। तो यहाँ पे जो होगा मटियारी दोमट होगा, मतलब मटियारी क्षेत्र का और दोमट क्षेत्र के बीच का। क्यों? गंगा का मैदान है भाई अपना। समस्या थोड़ा सा ऊसर और रेह की समस्या है। ऊसर या लौड़ी छारी जिला, ये देखे होंगे आप, ऊसर या रेह की जो मृदाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के इधर दक्षिण पश्चिम में अधिक पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ लवणता अधिक थी। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, उत्तर प्रदेश के दिल में भी थोड़ी सी समस्या है कि ये ऊसर और लवणी क्षेत्र है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में जल भराव और लवणों की जमाव के कारण भूमि खेती योग्य नहीं रह गई है। अब यहाँ की जलवायु और वर्षा कैसी है? तो औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच है। मात्रा पश्चिम की तुलना में अधिक और पूर्व की तुलना में कम है। तो मध्य है तो वर्षा भी मध्य होगी, पश्चिम से ज़्यादा होगी और पूरब से कम होगी। पश्चिम से बढ़ प्लस और माइनस करने के बाद मध्य की वर्षा होगी 80 से 100 सेंटीमीटर, एकदम फिक्स डाटा। यहाँ तापमान 40 से 44 सेंटीग्रेड और शीतकाल सुहावना होता है, कोई हार्श रियलिटी नहीं। अब उत्तर प्रदेश का हार्ट यानी गंगा नदी का दिल, मध्य मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन सी खेती होगी? तो भैया उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख खेती होगी। गेहूँ होगा, धान होगा, मक्का होगा, बाजरा भी कर लिए, थोड़ा सा चना भी कर लिया, मतलब थोड़ा शुष्क वाला खेती ले लिए। सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, सूरज के सरसों, सरसों और सूरजमुखी का तेल निकालेंगे मध्य वाले। आम, लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी आम, आपने पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पढ़ा होगा रटौला आम, रटते थे, और दशहरी, लेकिन यहाँ पे मलिहाबादी दशहरी है। अब प्रयागराज अमरूद के लिए जाना जाता है और प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है। ये आप जब ओपी ओडी पढ़ेंगे या जीआई टैग पढ़ेंगे तब दोनों आपका क्लियर हो जाएगा, और एग्रीकल्चर में भी। तो अमरूद प्रयागराज, प्रतापगढ़ का आंवला, ठीक, और लखनऊ में कौन सा आम? मलिहाबादी। सिंचाई के साधन, शारदा नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अब नहर पढ़िएगा तो पता चलेगा, शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है और इस क्षेत्र की प्रमुख नहर प्रणाली है जो कृषि को जीवन दान देती है। नलकूपों, मतलब नलकूप से भी सिंचाई होती है। आप शारदा नहर के बारे में देखेंगे तो ये क्षेत्र, ये गंगा आया और यहाँ से आ गई घाघरा, और जब गंगा और घाघरा के बीच का ये जो बेल्ट बचा, ठीक है, यहाँ पे आएगी शारदा नहर जो बीचों बीच होके जाएगी। यानी कि ये गंगा, ये शारदा, वो सरजू, और दोनों के बीच में आएगी शारदा नहर। ये क्षेत्र को सिंचित करने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, नहर, नलकूप की सिंचाई भी है। ऊसर भूमि,
भूजल दोहन, आवारा पशु, ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा अगला है पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो हम कहाँ पहुँच गए? हमने पश्चिमी ख़त्म किया, मध्य पश्चिमी ख़त्म किया, दक्षिण पश्चिम ख़त्म किया, उत्तर प्रदेश का दिल मध्य ख़त्म किया, तराई ख़त्म किया और उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी ख़त्म किया। अब है मेरा पूर्वी क्षेत्र, ये है पूर्वी क्षेत्र। ठीक, उत्तर प्रदेश का केवल पूरब नाम है इसका, पूर्व का मैदान, बस, जिसको लोग प्यार से कहते हैं पूर्वांचल, यही है पूर्वांचल। भौगोलिक विस्तार देखिए, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर। ठीक, ये है वाराणसी, ये है जौनपुर, ये आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और ये प्रतापपुर, ये हिस्सा। ठीक, गाजीपुर, चंदौली, ये चंदौली तो थोड़ा सा विंध्य क्षेत्र में चला जाएगा, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, लेकिन ये हिस्सा जो आपका है ये पूरब के मैदान का है। अब यहाँ गंगा, गोमती, गंगा के ऊपर है, गोमती के दोनों तरफ और सरजू के दक्षिण में है। तो सरजू नदी के दक्षिण, गोमती के दोनों तरफ और गंगा के ऊपर, ये गंगा, ये गोमती और ये घाघरा या सरजू। ठीक, ये बेल्ट है पूर्वांचल या पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। तो जलवायु और वर्षा कैसी होगी? वर्षा अच्छी होगी, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक होगी। एमएम में दिया है तो सेंटीमीटर पढ़ने की आदत पड़ गई है। जलवायु आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब उष्ण से थोड़ा ठंडी की ओर जब आप बढ़ेंगे, शीत कटिबंध की ओर, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच में आता है उपोष्ण कटिबंध। तो न पूरी ठंडी न पूरी गर्मी, पूर्वांचल में क्या पड़ेगा? उपोष्ण कटिबंध। गर्मियों में लू का प्रभाव रहेगा, जबकि मानसून अत्यधिक नमी बनी रहेगी। तो वर्षा के मामले में आपने देखा पूर्वी मैदान और उत्तर पूर्वी मैदान, ये दोनों जो था, उत्तर पूर्वी और पूर्वी, ये दोनों में आप देखेंगे 100 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा, मतलब राष्ट्रीय औसत के आसपास। ठीक, अब मृदा कैसी होगी? नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, बांगर और खादर दोनों का मिश्रण होगा। पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था कि बांगर किसे कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, बूढ़ा, और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यहाँ की मिट्टी दोमट से बलुई मिट्टी की तरफ है। फिर आप देखिए, ये चिकनी मिट्टी हो गई सबसे महीन, फिर दोमट मिट्टी दोनों के बीच में और बलुई मिट्टी सबसे थोड़ा मोटा। तो ये है दोमट से बलुई मिट्टी के बीच में, यानी पूर्वांचल यहाँ पे लाई करता है पूरी तरीके से, थोड़ी मृदा ज़्यादा महीन नहीं है। नदियों द्वारा हर साल लाई जाने वाली सिल्ट मतलब गाद होता है। ठीक है, कारण मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। पोटास एक ऐसा रसायन है, हमारा उर्वरक है, जो ज़्यादातर भारत में कहीं नहीं मिलता, मतलब खेतों में नहीं मिलता, तो हमें ज़्यादातर आयात पे निर्भर रहना पड़ता है। वैसे इसके भंडार तो हैं राजस्थान में, थोड़े से इधर छत्तीसगढ़ में, इस सब बेल्ट में हैं इसके भंडार, लेकिन खेतों में पोटास की कमी रहती है। समस्या क्या बता रहे हैं कि बलिया और गाजीपुर के क्षेत्रों में मिट्टी में हल्के खारेपन की समस्या। वो खारापन क्या था? जहाँ पे नमक या साल्ट अधिक सिंचाई के कारण ऊपर आ जाता था मृदा में, तो खारापन हो जाता था। सघन कृषि की जाती है क्योंकि जोत का आकार बहुत छोटा है। अगर आप खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो सब लोग थोड़ा थोड़ा ही पाएंगे। तो जितना, अगर सबके पास कम है तो उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे भाई, उतनी छोटी ज़मीन से ढेर सारा उपजाएंगे तभी तो पेट भरेगा। तो इसीलिए जहाँ पे जोतों का आकार कम है वो सघन कृषि क्षेत्र वाले हैं। सब्जी भी उत्पादन होगा, जैसे आलू, मटर, टमाटर, ठंडी की तो बहुत प्यारा सब्जी, आलू डालो, मटर डालो, टमाटर डालो। वाराणसी में स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो पूर्वांचल यानी पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, वहाँ पे वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। वाराणसी, तो बनारस के लोग सब्जी अधिक खाते हैं, मोदी जी तभी चुने होंगे बनारस को। नकदी फसलें, गन्ने की खेती, शारदा सहायक नहर प्रणाली, ठीक है, निजी नलकूप और भूजल के
अब भूजल स्तर सुलभ है, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण पश्चिम की तरह भूजल यहाँ पे निम्न है, भूजल यहाँ भी ठीक ठाक ही है। तो आप खेती ट्यूबवेल से भी निकाल के पानी खेती कर सकते हैं। बुंदेलखंड का कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र, जिससे आधिकारिक तौर पर दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र कहा जाता है, यह राज्य में अन्य मैदानों के भागों से पूरी तरह भिन्न है। मतलब ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की पहचान थोड़ी अलग बनाता है, जहाँ पे पहाड़ भी हैं और पठार भी हैं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश मैदानी भागों से घिरा हुआ है, लेकिन दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र नहीं है। भौगोलिक विस्तार, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये है ना ये बेल्ट। तो झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम के इधर दक्षिण और पूरब, ये बेल्ट बुंदेलखंड का है। मृदा, बुंदेलखंड की मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान है मुख्य रूप से दो प्रकार की, जिन्हें कहेंगे काली मृदा और लाल मृदा। कई बार क्वेश्चन भी आया था कि काली मृदा उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, और इसे स्थानीय भाषा में मार कहते हैं और काबर कहते हैं। क्या काली जब मारेगी तो काबर यानी कबाड़ा बन जाओगे, ठीक है। तो काली मृदा को क्या क्या कह सकते हो स्थानीय भाषा में? मार, काली मारेगी तो क्या बनोगे? कबाड़ा। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, काली जी की मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यह भीगने पे चिपचिपी और सूखने पे अत्यंत कठोर हो जाती है। ये इतनी चिपचिपी होती है, जैसे अगर आपने भिगोया तो एकदम गोंद की तरह चिपचिपी हो जाएगी, लेकिन जैसे ये सूखेगी उतनी ही कठोर, चटक जाएगी मृदा। लाल मृदा, इसे परवा या राकर भी कहते हैं, ठीक। मिट्टी कम उपजाऊ होती है, तो जहाँ काली अधिक उपजाऊ है वहाँ लाल मृदा कम उपजाऊ है। तो कैसे आप याद करेंगे? अरे मिट्टी काला होता ही है, तो जो जितना काला वो उतना उपजाऊ, और लाल हो गया तो कम उपजाऊ, क्योंकि लाल होता है आयरन ऑक्साइड के, फेरस ऑक्साइड के लिए। तो जब मिट्टी में लोहा ज़्यादा हो जाएगा तो वही उपजेगा? नहीं उपजेगा। जलवायु और वर्षा, उत्तर प्रदेश की औसत वर्षा से काफ़ी कम वर्षा होगी, 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। ये भी तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझको। स्थिति बनी रहती है सूखे की स्थिति, भीषण गर्मी पड़ेगी। अब भीषण गर्मी क्यों पड़ेगी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में? क्योंकि कर्क रेखा के नज़दीक है, 23.5 डिग्री पड़ा होगा ना, कर्क रेखा जाती है, और बुंदेलखंड इसी के जस्ट पास में पड़ता है। 23 डिग्री 52 मिनट वो पढ़ा था आपने सोनभद्र का, यहाँ से शुरू होके ऊपर सहारनपुर तक जाता है, ठीक। तो कर्क रेखा के समीप होने के कारण भीषण गर्मी पड़ेगी, वर्षा काफ़ी कम होगी, सूखा पड़ेगा। यहाँ की कृषि बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या क्या है? कठोर परिस्थिति के कारण यहाँ शुष्क कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग का प्रचलन है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का दलहन का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो दलहन का कटोरा कौन है? बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड नाम से आप जानते होंगे, ये लड़ाई करने के लिए आल्हा उदल टाइप के लोग पैदा करता है। तो दाल पियेंगे, प्रोटीन होगा, तभी तो शरीर अच्छी बनेगी। आपने गन्ना बेल्ट पढ़ा था, कहाँ का? पश्चिमी मैदान का। बुंदेलखंड क्या हो गया? दाल का कटोरा। हृदय कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश की गंगा का हृदय, मध्य मैदान। तो पश्चिमी मैदान हो गया गन्ना का बेल्ट, बुंदेलखंड हो गया दाल का कटोरा, और गंगा का हृदय हो गया मध्य मैदान। अब बुंदेलखंड में दलहन तिलहन रहेंगी। दाल और तेल, याद रखना कि दलहन तिलहन कहाँ की प्रमुख विशेषता है? तो बुंदेलखंड की प्रमुख विशेषता है। राई, सरसों, अलसी, तिल। तिल का तेल पूजा पाठ में अधिक काम करता है, अलसी, सरसों, राई, ठीक। अन्य फसलें क्या हैं? गेहूँ, ज्वार, बाजरा। तो ज्वार बाजरा आप सुने होंगे शुष्क क्षेत्र में पैदा होता है। गेहूँ के लिए भी कौन सी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? अब सिंचाई, यहाँ पे वर्षा होती नहीं, अपने पानी कुछ होंगे नहीं, तो भाई नहरें और बांध। केन नहर, केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू आपने पढ़ा था, दौधन बांध बना था केन बेतवा लिंक पे। धसान नहर प्रमुख है। माता टीला और परीक्षा राजघाट, ये इसी क्षेत्र में है। चंदेल कालीन तालाबों का महत्व रहा है। चंदेल कालीन तालाब मतलब चंदेल राजा हुआ करते थे, जब 1000 सदी के आसपास, जिन्होंने खजुराहो बनाया था, तो उन्होंने इस क्षेत्र की विशेषताओं को देखा कि यहाँ पे सूखा अधिक पड़ता है, पानी की कमी है, तो वहाँ तभी से वो लोग बहुत अच्छे अच्छे तालाब बना रहे थे, ठीक। ये अब बुंदेलखंड का प्रमुख है। भौगोलिक नाम दक्षिणी पहाड़ी पठारी, पहाड़ भी है पठार भी है। मिट्टी के प्रकार मार, काबर,
मार खाए कबाड़ा बनवा। राकर और पड़वा ये दोनों लाल मृदा थी। काली मृदा अधिक उपजाऊ, लाल मृदा कम उपजाऊ। फसलें चना, मटर, मसूर। हाँ, चना एक याद कीजिएगा, बुंदेलखंड दाल और तेल के लिए आपको बताया ना फेमस है, तो चना भी बहुत। ये झांसी, अमूरपुर, महोबा, बांदा ये पान और चना के लिए फेमस है। प्रमुख केन, बेतवा, यमुना, धसान। अब हमारा लास्ट कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का विंध्य कृषि जलवायु क्षेत्र। राज्य का सबसे दक्षिण पूर्वी, क्या दक्षिण और पूर्वी, यहाँ था दक्षिण और पश्चिमी, जहाँ पे आगरा मथुरा था, लेकिन दक्षिण और पूर्व में क्या है, विंध्याचल, सोनभद्र ये क्षेत्र। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के कारण उत्तरी मैदानों से काफ़ी भिन्न है। ठीक, यह क्षेत्र मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जिलों को कवर करता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज का थोड़ा सा दक्षिणी इलाका। ठीक, प्रयागराज में वो है जो यमुना नदी के इस पार है, दक्षिण में। ये यमुना नदी है, इसके दक्षिण में। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ भी होगा, पठार भी होगा और मैदान का संगम मिलता है। तो पहाड़, पठार और मैदान का संगम उत्तर प्रदेश की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र की मृदा देखते हैं। यहाँ की मिट्टी का निर्माण प्राचीन विंध्यन चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो विंध्याचल जो पर्वत था ये टूट टूट के यहाँ की मिट्टियों की भरपाई किया है, तो इसलिए कण मोटे हैं, कंकरीली है और जैविक तत्व की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। तो जो जैविक तत्व और नाइट्रोजन तराई क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बहुत अधिक होता था, वही विंध्यन क्षेत्र में कम हो गया। ठीक है, दक्षिण आते आते तो जैविक और नाइट्रोजन तत्व की अधिकता पूछेगा तो आप तराई और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में आते ये कम हो जाएंगे। जल धारण क्षमता बहुत कम होगी। जल धारण ही कैसे कर पाएगा जब मोटे कण वाले पानी होंगे, रेत में पानी डालो सूख जाता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, मध्यम से अच्छी वर्षा। ठीक है, 100 से 110 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। मानसून की पहली दस्तक तो मानसून सबसे पहला दस्तक उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में देता है, विंध्याचल की क्षेत्र। तो गर्मियों में यहाँ तापमान बहुत अधिक रहेगा और सोनभद्र में अक्सर पारा 45 से 48 सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा। यही सोनभद्र है जो यूपी का सबसे दक्षिणी इलाका है और जो कर्क रेखा के सबसे समीप है। तो जाहिर सी बात गर्मी पहुँचेगी 45 से 48 सेंटीग्रेड, सोचो 50 सेंटीग्रेड के आसपास। और आदमी का शरीर का में टेम्परेचर होता है 37, यहाँ पहुँच जाएगा 48, 47, 48। कृषि, यहाँ की खेती मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। वर्षा पर आधारित क्यों, पहाड़, पठार, विंध्याचल का पर्वत है, तो नहरें तो आप भेज नहीं सकते और नदी का पानी बहुत नीचे है और वो भी खारा, तो भैया वर्षा होगी तो खेती होगी। तो धान है, जहाँ पे पानी उपलब्ध है वहाँ धान, और नहीं तो मोटे अनाज और ज्वार, बाजरा, मक्का बो दो, पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लघु वनोपज, ये है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो जंगली इलाके हैं वहाँ से वन से प्राप्त उत्पाद, जैसे तेंदुपत्ता, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा तेंदुपत्ता हमेशा, महुआ और शहद। ठीक, स्थानीय लोग इस पर निर्भर हैं, जो जंगली या आदिवासी लोग हैं। सिंचाई के साधन, कठोर पथरीली नलकूप लगाना कठिन है। क्यों, कठोर है और पथरीली ज़मीन है, तो जब आप बोर करते हो यहाँ पे तो बोरिंग करने वाला इक्विपमेंट ही टूट जाता है बार बार। नहरें, बेलन घाटी नहर और रिहंद बांध, ये दो तो हैं। और ये बेलन नदी आप सुने होंगे ना, जो इतिहास में पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास में। ये बेलन नदी है, सोनभद्र से निकलती है और मिर्ज़ापुर होते हुए प्रयागराज में जाके टोंस नदी से मिल जाती है। तो बेलन किससे मिलती है, टोंस नदी से, और टोंस नदी उसी प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक, तो बेलन है टोंस की उपनदी, मतलब सहायक नदी, और टोंस है गंगा की सहायक नदी। ठीक, और इसी बेलन घाटी में पूरा पाषाण कालीन से लेके नवपाषाण कालीन तक सभ्यताएं पाई जाती थी, बेलन घाटी सभ्यता। ठीक, यहाँ पे एक जगह है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा आपने सुना होगा, यहाँ 7000 ईसा पूर्व। अब नवीन न्यू एनसीईआरटी जो आई हैं उसको लिखने लगा है ईसा पूर्व को सामान्य संवत पूर्व, सासंपू।
तो यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य या धान की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, तो बेलन नहर प्रणाली इसी क्षेत्र में पड़ता है। चेक डैम, वर्षा का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं जो तालाबों का उपयोग करते हैं। चेक डैम क्या होता है, जैसे एक पहाड़ है ना ये, तो पहाड़ पे ऐसे थोड़ा सा बांध बना दो, ठीक, तो थोड़ा सा वर्षा का पानी आएगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर यहाँ ऐसे कर दो, फिर ये थोड़ा सा वर्षा का पानी यहाँ रुक जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे चेक डैम इसी कहते हैं। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, 1937 वाले चुनाव में भी और 1947 या 50 वाले में भी। ठीक है, इसलिए महत्व। चेक डैम तो प्रमुख वर्षा पे आधारित खेती है, धान और मोटे अनाज या मक्का। दलहन और तिलहन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में दलहन और तिलहन पाया ही जाएगा, दाल और तेल। ठीक है, अरहर, चना, तिल। ठीक, लघु वनोपज, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लोग वनों से ये तेंदूपत्ता, महुआ और शहद प्राप्त करते हैं। तेंदूपत्ता याद रखिएगा, कृषि में पढ़ेंगे। महुआ और शहद जान ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सब लोग। यहाँ पे सिंचाई के साधन क्या है, नहरें हैं, बेलन नदी और रिहंद। ये बेलन घाटी है जो टोंस नदी की सहायक नदी, और टोंस मिलती है कहाँ पे, गंगा में, और ये दोनों ये टोंस मिलती है गंगा में प्रयागराज में, और इससे मिलती है, टोंस से मिलती है बेलन। बेलन नदी आती है सोनभद्र से मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज में आके टोंस से मिल जाती है। और यहीं पे एक जगह है कोल्डी हवा, क्या, कोल्डी हवा, जहाँ पे चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं 7000 ईसा पूर्व। तो सबसे प्राचीन धान या चावल की खेती की है बेलन। चेक डैम, पहाड़ी ढलानों के कारण वर्षा के पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम या तालाबों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहाड़ है, तो यहाँ पे जब बरसात होती है तो यहाँ पे छोटा सा बांध बना देते हैं, इसी को कहते हैं चेक डैम। तो बारिश का पानी आता है तो इस डैम पे रुक जाता है, बारिश का पानी आएगा यहाँ पे रुक जाएगा, बारिश का पानी आएगा यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, तो इन्हीं को चेक डैम कहेंगे। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, मृदा अपरदन, पहाड़ी ढलान है तो पानी बरसेगा तो मिट्टी को यहाँ काट के ले जाके नदियों में मिला देगा, यहाँ तक घाटी में जो नदियाँ बह रही होंगी। मिट्टी की ऊपरी परत को तेज़ी से बहा ले जाता है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों का, समतल भूमि की कमी है। औद्योगिक प्रदूषण, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में खनन होगा, क्यों, क्योंकि ये बेल्ट विंध्याचल वाला है ना, पहाड़ी बेल्ट, यहाँ पे कोयला और ये सब अधिक पाए जाएंगे तो खनन होगा। बिजली के संयंत्र लगे हैं तो पानी के प्रदूषण की समस्या रहेगी और मिट्टी भी प्रदूषित होगी। मृदा का प्रकार, लाल रेतीली मिट्टी। तो अब मृदा कैसे याद करेंगे कि विंध्य क्षेत्र में कौन सी प्रमुख मृदा है, लाल मृदा, विंध्याचल। तो मुख्य नदी है सोन, बेलन और रिहंद। मुख्य खनिज है कोयला पत्थर, चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ऊर्जा हब कौन है, सोनभद्र। सोनभद्र जो कि विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश का ऊर्जा हब है। अब हम लोग देखेंगे मृदा। तो मृदा काफ़ी चीज ख़त्म हो चुका है ज़्यादातर। ये तराई बेल्ट है जिसमें भाबर सबसे पहले, उसके बाद तराई, उसके बाद जलोढ़ मृदा, और यहाँ आपने पढ़ा था कि काली और लाल मृदा पाई जाएगी, यहाँ पे लाल मृदा पाई जाएगी। विंध्य क्षेत्र है तो विंध्य क्षेत्र में बताया था ना, विंध्याचल की देवी हैं विंध्यवासिनी देवी, मैया की चुनरी लाल लाल, तो विंध्य क्षेत्र में लाल। ये बुंदेलखंड काला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मार काट करते थे, काले लोग हैं। काली मृदा क्या थी, बहुत चिकनी होती थी। ये बलुई मिट्टी, ये मथुरा के आसपास का आगरा, मथुरा या अलीगढ़ के आसपास का बलुई मिट्टी हो गया। जलोढ़ मृदा पूरे मध्य में पाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, भाबर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे तराई, फिर जलोढ़, यहाँ काली मृदा, यहाँ लाल मृदा, थोड़ी सी बलुई। अब भाबर क्षेत्र की मृदा की पहचान क्या थी। भाबर क्षेत्र शिवालिक के तलहटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए भारी निक्षेपों से बनी है। संरचना बहुत पथरीली होगी, बड़े बड़े पत्थर होंगे, कंकड़ बजरी की प्रधानता पाई जाएगी। पारगम्यता, पोरोसिटी, मतलब पानी कितना नीचे जाएगा। मिट्टी में बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों के बीच खाली जगह रहने से यहाँ पर जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसी वजह से नदियाँ सतह से गायब और भूमिगत हो जाती हैं। तो भाबर क्षेत्र की एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, सतह पे दिखाई नहीं देंगी। अब सोचो कि कहीं पे ढेर सारा पत्थर पड़ा हो और वहाँ पे तुम पानी डालो तो नीचे नीचे से, पत्थरों के नीचे से बह जाएगा। इसीलिए भाबर क्षेत्र जो है, यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के कारण
सतह से गायब हो जाएंगी नदियाँ। यहाँ केवल बड़े वृक्ष ही उग पाते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और पत्थरों के बीच गहराई तक जाकर पानी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? पत्थर हैं, ऊपरी सतह पे तो पत्थर हैं, तो मिट्टी है ही नहीं, पानी लेने के लिए उसे बहुत गहरे जाना पड़ेगा। तो बड़े वृक्ष होंगे जिनकी जड़ें मजबूत होंगी, तो भाबर क्षेत्र में केवल बड़े वृक्ष उगेंगे। अब आप तराई क्षेत्र की मृदा देखेंगे। तराई क्षेत्र की मिट्टी क्या होगी? भाबर के दक्षिण में मिट्टी मोटे पत्थरों से महीन हो जाती है, थोड़ी सी महीन कण, ठीक है, संरचना या बारीक जलोढ़ मिट्टी से बना है। रेत, गाद या चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। चिकनी मिट्टी भी होगी, थोड़ा रेत होगा और नदियों द्वारा लाया गया गाद होगा, सिल्ट। ठीक। भाबर की भूमिगत नदियाँ सतह पर वापस आ जाती हैं। तो जो नदियाँ पत्थरों के कारण भूमि में समाहित हो जाती हैं, तो उसके बाद जो तराई बेल्ट आता है, तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी महीन होती है, दलदली होती है, तो यहाँ नदियाँ दिखाई देने लगती हैं, ऊपर सतह पे आ जाती हैं। ठीक। तो भाबर में समाहित नदियाँ तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। समाधि कहाँ है? भाबर में, और प्रकट कहाँ होती है? तराई में। ठीक। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ आप तराई बेल्ट में भी पड़े होंगे, कृषि जलवायु क्षेत्र में उसकी प्रचुरता होती है, तो ज़्यादा यहाँ पढ़ना नहीं। फास्फेट की कमी पाई जाती, फास्फेट की कमी यहाँ पाई जाएगी तराई क्षेत्र में। उपजाऊपन बहुत अधिक उपजाऊ होगी। घने जंगल को साफ करके यहाँ बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। ठीक है। बहुत अधिक उपजाऊ होने के कारण गन्ना, धान और चावल। ठीक। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे तराई क्षेत्र में धान और गन्ना। मध्य क्षेत्र की मृदा, उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में पाया जाता है, बांटा जाता है मध्य क्षेत्र की। पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर क्षेत्र वो नवीन जलोढ़, खादर मतलब खाद मतलब नई जलोढ़, जल द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहेंगे। ठीक है। तो नई जलोढ़ हमेशा आएगी तो उसको कहेंगे खाद। विशेषता हर साल बाढ़ का पानी आता है, मिट्टी की नई परत जमी रहती है। ठीक है। और बनावट महीन कण वाली रेत होंगी और हल्के रंग की होंगी। ठीक है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। क्यों? महीन कण रहेंगे, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के महीन गाद रहेंगे, तो जल धारण करेंगे ही करेंगे। जल धारण क्षमता करने की क्षमता उनकी कम होती है जिनके कण मोटे होते हैं। ठीक है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। खाद की आवश्यकता पड़ती है कम, खाद ज़्यादा उपजाऊ खादर में, क्योंकि हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी आ रही है, तो खाद की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। चूना, पोटास, मैग्नीशियम की अधिकता होगी। तो चाहे कैल्शियम हो, चाहे पोटास हो, चाहे मैग्नीशियम हो, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी मध्य मैदान में। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो पाया जा रहा था वो तराई बेल्ट में पाया जा रहा था, ह्यूमस। लेकिन ये जो मध्य में मैदान है, यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस थोड़ा एक्स्ट्रा खाद डालना पड़ेगा। अब नवीन जलोढ़ के बाद पुरानी जलोढ़ आती है, उसका नाम है बांगर। बांगर मतलब बूढ़ा, जहाँ नदी कभी समय से नहीं पहुँची है, पहाड़ का पानी नहीं पहुँचता, इसलिए मिट्टी पुरानी हो चुकी है। इसमें कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इनका रंग गहरा और बनावट भारी होती है, चिकनी मिट्टी जैसी। खादर की तुलना में कम उपजाऊंगी, क्योंकि हर साल तो नदियाँ आ नहीं रही हैं इनके पास। सिंचाई और उर्वरकों का सही उपयोग करके भरपूर मात्रा में पैदावार ली जा सकती है। तो अन्य स्थानीय मृदाओं के बारे में देखेंगे। मध्य क्षेत्र की कुछ विशेष स्थिति में अन्य मृदा क्या है? लवणीय और क्षारीय मृदा। ये लवणीय क्षारीय मृदा आप ऊसर पढ़ चुके हैं, दक्षिण पश्चिम में भी। ठीक है। लखनऊ, रायबरेली में जल अधिक भराव अगर हो जाता है, और दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति मतलब पानी आपने खुला छोड़ दिया, जितना भर रहा है खेत में भरता रहे, तो ऊपरी परत पे सफ़ेद लवण आ जाता है। मैंने बताया कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपरी परत लवण, नीचे के लवण ऊपर आ जाते हैं, जम जाते हैं, तो ये बन जाती है ऊसर, यानी कि क्षारीय, यानी कि यहाँ पे लवण अधिक है। ठीक। ऊसर या रेह मिट्टी कहा जाएगा। भूड़ मृदा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हवा द्वारा जमा की गई बलुई मिट्टी के टीलों को भूड़ कहते हैं। ठीक। जब हवा बालू के टीलों को जमा करते इसे कहेंगे भूड़। अब दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड आपको बताया था ना कि इधर वाले क्षेत्र को बुंदेलखंड और इधर वाले क्षेत्र को बघेलखंड का। बघेलखंड में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है। ठीक। प्राचीन विंध्यन चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस क्षेत्र की पहली लाल मृदा विंध्याचल की लाल मृदा सबसे पुरानी मिट्टी है। झांसी, जालौन, ललितपुर में भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस, ये याद कर लेना कि नाइट
नीस शिष्ट टा और ना वाली इधर पाई जाएंगी चट्टानें। आयरन ऑक्साइड लौह तत्व की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। छिद्र युक्त होंगी भाई, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा पहाड़ के टूटने के कारण मोटा मोटा पत्थर होगा तो इसमें छिद्र रहेगा ही रहेगा। महीन होती तो चिपक जाती है आपस में। पानी की रोकने की क्षमता कम हो जाएगी जब मोटा रहेगा तो पानी। अब दक्षिणी क्षेत्र है तो दाल और तेल होगा ही, ज्वार बाजरा भी होगा। अब काली मृदा, बुंदेलखंड में काली मृदा, ठीक है, इसको मार या काबड़ कहते हैं। काली मारेगी तो कबाड़ा बन जाएगा, तो काली मृदा को क्या कहेंगे, काल और मार और काबड़। चिपचिपी और उपजाऊ होगी काली मृदा, बहुत अधिक उपजाऊ होती है, या पानी मिलने पर फूल जाती है और चिपचिपी बन जाती है। काबर मृदा बारीक कण वाली मिट्टी है, सूखने पर बहुत कठोर हो जाएगी और इनमें दरारें पड़ जाएंगी। तो काली मृदा को मार भी कहेंगे, काबड़ भी कहेंगे। मारेंगे कब, जब पानी पाएगा चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। तो मारेंगे तो उस समय मतलब खून निकलेगा, तो पानी जब नम होगी तो चिपचिपी होगी, तो उस समय मार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो कबाड़ा बन जाएगा तो सूख जाएगा, तो सूखने पे बहुत कठोर हो जाएंगी तो दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसे याद करिए, काली मृदा जब पानी पाए तो उसको मार कहेंगे और जब सूख जाए तो उसको काबर कहेंगे। कपास और चने की खेती, बुंदेलखंड में चना, दाल तेल, दाल में चना, ठीक, चने की दाल और कपास भी, क्योंकि काली मिट्टी, कपास और काली मिट्टी का संबंध वो है, घना संबंध है। भोंटा सॉइल, भोंटा मृदा क्या होती है, विंध्याचल की श्रेणियों की ढलानों और पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले मोटे कण वाली मिट्टी होती है, ठीक है। भोंटा, मोटा कण वाली मिट्टी को भोंटा, मोटा भोंटा कहाँ पाए जाएंगे, विंध्याचल में। विंध्याचल के पन्ने खा खा के मोटे हो गए हैं, ठीक है। कंकड़ पत्थर के टुकड़े अधिक होते हैं या बहुत कम उपजाऊ होती है। मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, मोटी मिट्टी में मोटा अनाज, एकदम साफ बात। अब राकड़ और पड़वा कि तो रेतीली और दोमट मिट्टी होगी, हमीरपुर और जालौन में पाई जाएगी राकड़ और पड़वा। अब मिट्टी ढलानों पर स्थित होती है जो कटाव के कारण पतली परत के रूप में रह गई होती है। यह खेती बहुत चुनौतीपूर्ण। तो राकड़ किसे कहते हैं, जैसे अगर मान लो ढलान है कहीं पे, क्या है ढलान, तो पानी के कारण ऊपरी परत धीरे धीरे बह गई और जब बह गई तो मिट्टी की परत रह गई बहुत पतली, उसी को कहेंगे राकड़। बाकी सब चले गए, तुम रह गया। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मृदा की प्रमुख समस्याएं, जल धारण क्षमता बहुत कम होगी। मोटा होगा तो कम जल धारण करेगा, सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। अब जल धारण कम करेगा तो सिंचाई की क्षमता तुरंत पे सिंचाई देनी ही पड़ेगी। और नदी और हवा के कारण जब मिट्टी का कटाव बहुत अधिक हो जाएगा तो बीहड़ का निर्माण बना जाता है, ठीक है। और बीहड़ कहाँ बनते हैं, याद कर लेना भाई, यमुना और चंबल के किनारे बीहड़। जैविक तत्वों का अभाव, यहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी। ह्यूमस और नाइट्रोजन तो भैया तराई क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पे पेड़ पौधे और जंगल बहुत अधिक होंगे। यहाँ पे आपकी मृदा नहीं है, वर्षा नहीं है, मृदा मोटी है, कहाँ पे ह्यूमस रहेगा। अब आप देखेंगे मृदा का अपरदन, मतलब मृदा का क्षरण कहाँ से होता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगाड़ देता है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन सबसे पहले जल द्वारा, जल यानी कि वर्षा या पानी मृदा का अपरदन कैसे करता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावी जल द्वारा मृदा अपरदन होता है मुख्य रूप से दो, अवनलिका और परत अपरदन, ठीक है। तो अगर जल आया और ऊपर की परत को काट ले गया, बहा ले गया, टुक 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 टुक, तो उसको कहेंगे परत अपरदन। और जल आया और ऊपर की परत को खोद के गली बन गया, मतलब एक ऐसे चैनल के थ्रू वहाँ से जाने लगा, गड्ढा कर दिया आसपास से, ठीक है, तो उसको कहेंगे गली अपरदन, ठीक। अब गली अपरदन, अवनलिका नाली बना देगा अगर एक पानी में जाएगा, ठीक है। तो यह जल अपरदन का भयंकर रूप है। चंबल और यमुना बीहड़ का निर्माण करते हैं ना, यही है। तटीय क्षेत्र विशेषकर इटावा, आगरा, जालौन, ये है आपका बेल्ट, इटावा, आगरा, जालौन। इटावा और नलिका के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो आप याद करिए क्या है, इटावा और नलिका का सबसे प्रमुख, ठीक है। परत अपरदन, भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। भारी वर्षा होगी, ऊपर की मिट्टी काट के लेके चली जाएगी, हम लोग के यहाँ भी लेके जाती है। हिमालय की तलहटी, हिमालय अरे पहाड़ है,
हिमालय पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ भारी वर्षा होगी तो मिट्टी की ऊपरी परत कट जाएगी। और दक्षिण के पठार 2 जगह पे ये सबसे ज़्यादा देखिए, क्योंकि उधर हिमालय भी ढाल और दक्षिण के पठार की भी ढलान होती है। और इस स्थिति को किसान की मौत कहा जाता है। तो किसान की मौत किसे कहा जाता है? परत अपर्दन को। परत अपर्दन किसान की मौत, परत अपर्दन, परत किसान की मौत। और ये कहाँ पाया जाएगा? 2 जगह पे, दक्षिणी पठार पे और प्लस हिमालय की तलहटी पर। ठीक। अब देखेंगे वायु कैसे अपर्दन करती है। तो वायु का अपर्दन शुष्क और अर्ध शुष्क, जहाँ पे सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे आप वायु का अपर्दन देखेंगे। ठीक है। तीव्र हवाओं के कारण मिट्टी का उड़ना वायु अपर्दन कहलाता है। प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जिला जैसे मथुरा, आगरा और अलीगढ़। क्या? मथुरा में हवा तेज़ चलेगी, आगरा में हवा तेज़ चलेगी और अलीगढ़ में। ठीक है। और गर्मियों के महीने में मई जून में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है। तो वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा गर्मियों में होगा, तेज़ लू चलेगी, उस समय सूखा रहेगा तब। राजस्थान की मरुस्थलीय सीमा से सटे होने के कारण इन जिलों में रेतीली मिट्टी का विस्तार हो रहा है। ठीक। अब जलीय प्लवन या क्षारीयता, जहाँ पे पानी लग जाएगा वहाँ पे पानी अधिक होने के कारण नीचे का सॉल्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक। अब सिंचाई के गलत तरीकों से जल प्रवाह के कारण मिट्टी की प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। यह प्रभावित क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य उत्तर प्रदेश और नहर सिंचित क्षेत्र जैसे उन्नाव, रायबरेली। तो जहाँ पे नहर का पानी आता है तो लगातार लगा रहता है वहाँ पे पानी। ठीक है। ये नहर है, नदियों का पानी। तो जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगा, वाटर देर तक रुका रहेगा, वहाँ पे सैलिनिटी ला देगा। अत्यधिक सिंचाई के कारण कैपिलरी एक्शन, कोशिका प्रभाव के कारण लवण सतह पर आ जाते हैं। अब नदी अपर्दन, नदियों का मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण तट को कटता है। तो भाई सबसे ज़्यादा तो ये देखने के लिए मिलेगा जब आप नदी के किनारों पे देखेंगे, बाढ़ के कारण पूरे पूरे गांव कट जाते हैं। तो अपर्दन तो हो गया, मिट्टी को भी बहा ले गया। अब पूर्वांचल में सरजू, घाघरा, गंडक, ये सब मानसून के दौरान नदियाँ अपनी धाराओं को बदल देती हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आने लगता है तो धारा भी इधर उधर बहक जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो हज़ारों एकड़ की भूमि नदियों में समा जाती है। देवरिया, बलिया, कुशीनगर, ये बेल्ट पूरा पूर्वांचल का, देवरिया ही नहीं, ये बस्ती, गाजीपुर, ये सब पूरा बेल्ट। यहाँ आप देखेंगे। और नलिका अपर्दन, नाली वाला चंबल नदी या यमुना नदी, इटावा और आगरा। नाली बनेगा ईंटा सा, नाली बनेगा ईंटे का, ईंट की नाली, ईंट की नाली। वायु अपर्दन मथुरा और आगरा, अगर मथुरा गए तो वायु। ठीक। शुष्क और राजस्थान सीमा। परत अपर्दन, अनियंत्रित चराई और वनों की कटाई। ये दक्षिण का पठार और तराई, मतलब हिमालय के तलहटी, और दक्षिण मतलब उत्तर में और दक्षिण में जहाँ दोनों ढाल बनाते हैं, ये परत अपर्दन हो जाता है। लवणीकरण, ये मध्य उत्तर प्रदेश और बीच के उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर, क्योंकि पानी की अधिकता होगी तो वाटर लॉगिंग होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, जिसे कहेंगे रेह। रेह यानी मृदा का लवणीय होना या नमकीन होना या खारा होना। धन्यवाद। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।